हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर अ न्यू मशीन। तो मैनेजमेंट एक मशीन एक्वायर करना चाहती है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज़ 2 लाख, उसकी प्राइस 2 लाख रुपीज़ है। द कंपनी हैज़ इनफ कैश रिजर्व टू फाइनेंस टू परचेज, यानी कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, वो चाहे तो उस मशीन को एक्वायर कर सकती है। बट फिर भी however it seeks your advice whether from the point of view of tax planning it should buy the machine or get it on lease। यानी कि इन्होंने आपके सामने दो ऑप्शंस रखे हैं। आप इनको बताइए कि टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मशीन को हम लोग एक्वायर कर लें, खरीद लें, या उसको हम लोग किराए पे ले लें। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सप्लेन द सुटेबिलिटी ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी है इसको ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करके बताइए कि क्या इनको परचेज़ करनी चाहिए मशीन क्योंकि इनके पास सफिशिएंट कैश है, या इनको लीज पे ले लेनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है वो ये है कि जो टैक्स रेट होगा वो होगा 30.9%। जो एसेट हम खरीदेंगे उसकी जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो होगा 25% पर एनम के रेट से, और साथ ही साथ इस मशीन की लाइफ होगी 9 ईयर्स तक। अगर हम इस मशीन को लीज पे लेते हैं तो 62,000 पर एनम हमको लीज देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स यू हैव टू पे 62,000 रुपीज़ लीज एंड 600 पर ईयर आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब ये हो गया कि 62,000 रुपीज़ आप पहले 5 साल के लिए दोगे और उसके बाद के जो बचे हुए साल हैं उसके लिए आप 600 दोगे। तो अगर 9 ईयर्स लाइफ है उस मशीन की तो हम 9 साल के लिए लीज पे लेंगे, तो 62,000 रुपीज़ हम 5 साल तक देंगे और बचे हुए 4 साल हम 600 रुपीज़ पर एनम देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन डिस्काउंटेड एट 14%, यानी कि जो उसकी पीवी वैल्यू है, जो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है वो आपको पूरे 9 साल की दे रखी है, जिसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करके बताना है कि कंपनी को एसेट परचेज कर लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास सफिशिएंट कैश है, या लीज पे ले लेना चाहिए। अब इसमें आपको जो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये कि आपको टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमारे पास ऑल्टरनेटिव 1 है। अगर हम लीज पे लेते हैं इस एसेट को तो क्या होगा। जैसा कि लीज पे इन्होंने बताया था कि 62,000 रुपीज़ की 5 इंस्टॉलमेंट होंगी और उसके बाद की जो 4 इंस्टॉलमेंट होगी वो 600 होगी। तो एज इट इज़ अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मैंने 62,000 5 साल के लिए, और जस्ट अ सेकेंड मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 62,000 5 साल के लिए और 600 बाकी के 3 साल के लिए मैंने पे कर दिया। और जो भी इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू थी, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब जो भी क्वेश्चन में दे रखी थी वैल्यू, वो मैंने एज इट इज़ मेंशन कर दी। फिर मैंने क्या किया, रेंट को डिस्काउंटेड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअल कितना रेंट मैंने पे किया है। जब मैंने इन 9 साल का कैलकुलेशन कर लिया तो मुझे आंसर मिलता है 2,13,693, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में हमने 2,13,693 रुपीज़ पे किए। अब ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आप सब जानते हो कि समय समय पर महंगाई बढ़ती जाती है। तो अगर आज हम 1 साल बाद हम 62,000 रुपीज़ देंगे तो आज की डेट में वो 0.87 प्राइस के बराबर का होगा, यानी कि जो 1 साल बाद का 1 रुपया है, अगर 14% का इन्फ्लेशन रेट है तो आज वो 87 पैसे का होगा। अगर हम 87 पैसे कहीं बैंक में रख दें तो 14% अगर मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 साल के बाद वो 1 रुपीज़ के बराबर का हो जाएगा। ये बेसिकली आपने कैश फाइनेंस जो फाइनेंस वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा, उसमें आपको डिस्काउंटेड रेट होते हैं। हालांकि वो टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सामने जब भी क्वेश्चन होंगे तो डिस्काउंटेड रेट आपको गिवन होंगे। बस सिंपली आपको क्या करना है, बिजनेस फाइनेंस जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उसमें आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। तो आप रेंट से डिस्काउंटेड रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्चुअल रेंट आ जाएगा। 9 ईयर्स का जो भी एक्चुअल रेंट आएगा उसमें से आपने टैक्स, जो भी टैक्स था 30.9% टैक्स था, वो आपने कैलकुलेट किया तो आपने पाया क्या कि 66,031 रुपीज़ एंड 13 पैसे का आपको टैक्स देना पड़ता है। और जो नेट आपकी लाइबिलिटी होती है जब आप पेमेंट करते हो, भाई आप हर साल पेमेंट कर रहे हो, उसमें टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। हालांकि आप चाहते तो हर साल की प्राइस में से ये अमाउंट माइनस कर देते, बट क्योंकि अनइवन नंबर था 30.9% तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। आप चाहते तो हर साल की वैल्यू में, जैसे फॉर एग्जांपल 62,000 माइनस 30.9 जो भी आंसर आता उसको आप 0.8877 से मल्टीप्लाई करते, इसी तरीके से आप हर साल करते तो भी चल जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पूरे 9 ईयर्स का डिस्काउंटेड रेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 2,13,693,
उसमें से 30.9% का टैक्स निकाला। तो फाइनली अगर हम लीज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव 1 सेलेक्ट करते हैं, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 66,031 रुपीज़ एंड 13 पैसे। सेम इसी तरीके से अगर हम लीज़ न करके अगर हम उस एसेट को बाय कर लेते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव 2 सेलेक्ट करते हैं, तो मेरे पास सफिशिएंट पैसा तो है ही है, मैं पैसा खर्च करूंगा और एसेट मेरे पास आ जाएगी। अब जब एसेट मेरे पास आ जाएगी तो मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। सर, तो क्या पहले वाले केस में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब हम रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं तब मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं, तब तो हमको रेंट पे करना होता है। लेकिन जब हम एसेट को ख़रीदते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो अब अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा था कि 25% डेप्रिसिएशन रेट है। यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करना है या एसएलएम मेथड अडॉप्ट करना है। तो आपके पास पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो एसएलएम अडॉप्ट करो, आप चाहो तो डब्ल्यूटीडी अडॉप्ट करो। अगर आप एसएलएम अडॉप्ट करते हो तो डेप्रिसिएशन आएगा 2 लाख की मशीन का 25% होगा 50,000। आप 50,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे 9 तक, तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर वैसे करना हो तब तो बहुत सिंपल होगा, तब तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डब्ल्यूडीवी ले रहा हूँ। जो डब्ल्यूडीवी मैंने लिया है वैसे ही एसएलएम भी सॉल्व होगा। बस जो डिफरेंस है कि डेप्रिसिएशन की जो अलग अलग फिगर्स आ रही हैं हर जगह पे वो 50,000 हो जाएगा। तब भी आप सोल्यूशन ऐसे ही सॉल्व करोगे। मैंने डब्ल्यूडीवी ले लिया इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हो जाएगी। तो जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 9 ईयर्स का, मैंने हमें उसको कैलकुलेट कर लिया है। जैसे कि 2 लाख का 25% आया 50,000, बचा 1,50,000। अब 1,50,000 का 25% निकाला तो आया 37,500। इसी तरीके से जो भी डब्ल्यूडीवी आती गई, जो भी डेप्रिसिएशन आता गया, मैं पूरे 9 साल का डेप्रिसिएशन मैंने निकाल लिया। उसको फिर मैंने डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल कितना डेप्रिसिएशन जाएगा वो मुझे मिल गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, ये मेरा एक्चुअल कितना डेप्रिसिएशन जाएगा वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। इन 9 साल के डेप्रिसिएशन निकालने के बाद मैंने पाया क्या कि टोटल जो मेरा डेप्रिसिएशन जाएगा 9 साल में वो जाएगा 1,25,224 रुपीज़ एंड 51 पैसे। और इसमें हमको टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो यानी कि इसमें जो मेरी टैक्स सेविंग होगी वो होगी कितनी? 38,694 रुपीज़ एंड 37 पैसे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, यानी कि 125,224.51 में जब आप माइनस करोगे 30.9%, तब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 86,530 रुपीज़ एंड 14 पैसे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा बेनिफिशियल है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 38,694 रुपीज़ का टैक्स बनता है और ऑप्शन नंबर 1 में 66,031 रुपीज़ का टैक्स बनता है, तो यहाँ पे तो टैक्स ज़्यादा जा रहा है, तो मुझे सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। बट आप यहाँ पे गलती कर दोगे। गलती इसलिए कर दोगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। आप मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब आप खर्च करते हो तब आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। जब आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ता है। ये बात तो बहुत सिंपल सी समझ में आ गई। अगर इस केस में आपका खर्चा बढ़ जाएगा, अगर आपका खर्चा बढ़ जाएगा तो फिर उस केस में आपका प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम जाएगा। अगर खर्चे में टैक्स की एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे खर्चा बढ़ने से मुझे 66,031 रुपीज़ का टैक्स की बचत होगी, क्योंकि हम यहाँ एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इनकम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं ज़्यादा खर्च करेंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा खर्च करने पर प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम होने पर टैक्स भी कम जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा है 2,13,000 समथिंग, तो मेरा टैक्स जा रहा है 66,000 समथिंग। लेकिन अगर मैं ये खर्चा करूँगा तो 66,000 का टैक्स जो है मेरा बच जाएगा। दूसरी जगह पे क्योंकि मेरा खर्चा कम हो रहा है तो टैक्स ज़्यादा जा रहा है, 38,000 समथिंग जा रहा है, 38,000 की सेविंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ ध्यान दो तो मेरी जो मैक्सिमम सेविंग है वो यहाँ पे हो रही है 66,031 रुपीज़ में। तो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा टैक्स सेविंग हो रही है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 1 मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। हो सकता है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।